आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है मेजर क्रॉप्स के बारे में। बेसिकली हम लोग इसमें यह पढ़ने वाले हैं कि भारत में अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू सॉइल, इन सबको मद्देनजर रखते हुए भारत में जो है अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो वैसे कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं जिनका कि भारत में प्रोडक्शन यानी कि खेती किया जाता है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स। फूड का मतलब तो समझ में आता है भाई जो खाया जा सकता है, और नॉन फूड का मतलब जो खाया नहीं जा सकता है। तो भारत में दोनों प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, जो खाया जा सकता है और जो खाया नहीं जा सकता है। अच्छा, जो खाया नहीं जा सकता उसमें कौन कौन से हमारे आएंगे बता सकते हैं? जैसे कॉटन, जूट, रबर, ये सब हमारा क्या है? नॉन फूड क्रॉप्स है ना। और खाने वाला तो अनगिनत है भाई, चावल दाल गेहूँ सब क्या आपका फूड क्रॉप्स ही है। तो भारत में खास करके अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन। तो दोनों प्रकार के क्रॉप्स जो है भारत में उगाए जाते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग हिस्सों में उगाए जाते हैं। डिपेंडिंग, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन ऑफ सॉइल, यानी कि वहाँ का सॉइल किस प्रकार से, ज़्यादा फर्टाइल है, लेस फर्टाइल है ना, उपजाऊ है कि नहीं है, इस पर डिपेंड करेगा। क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा कि वहाँ का मौसम कैसा रहता है, ठीक है, ख़राब है, कैसा है मौसम, इस पर भी डिपेंड करेगा। एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, मतलब कि वहाँ पे किस प्रकार से खेती किया जा रहा है, खेती करने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, इन तीनों के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा कि भारत में फूड और नॉन फूड क्रॉप्स किस प्रकार से उगाया जाता है। बात समझ में आ गया? तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में फूड और नॉन फूड क्रॉप्स जो उगाए जाते हैं वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो पहला आप बताइएगा वेरिएशन ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्योंकि इन्हीं तीनों के बदौलत जो है भारत में आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की खेती देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, क्या बिहार में कभी भी सेब का खेती हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेब के खेती के लिए हमेशा माहौल चाहिए ठंडा, और भारत का माहौल, बिहार का माहौल उतना ठंडा नहीं है। यानी कि यहाँ का क्या क्लाइमेट है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू सॉइल, अकॉर्डिंग टू कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, हमारा क्रॉप्स भी जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से उगाए जाते हैं, प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर। तो हमारे पास कुछ ऐसे मेजर क्रॉप्स हैं जो कि पूरे भारत में उगाए जाते हैं, जैसे राइस, वीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। तो ये कुछ मेजर क्रॉप्स हैं जिनमें कि दोनों शामिल हैं, फूड क्रॉप भी और नॉन फूड क्रॉप भी। जैसे देखिए रबर, कॉटन, जूट, ये सब क्या है आपका नॉन फूड क्रॉप्स है। इन सभी प्रकार के यानी कि फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स, दोनों प्रकार के क्रॉप्स को भारत में उगाया जाता है। कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे दोनों के बारे में, फूड क्रॉप्स के बारे में भी और नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में भी। तो हम आपको पहले एक बार यहाँ पे याद दिला देते हैं। देखिए फूड क्रॉप्स जो है ना हमारा, इसमें क्या क्या है देख लीजिए। राइस, वेट्स, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, यहाँ तक हमारा पूरा है फूड क्रॉप्स, जो कि हम लोग खाने में बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। तो पहला वाला जो हमारा टॉपिक यहाँ पे होने वाला है फूड क्रॉप्स, इन्हीं सब प्रकार के क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा आएगा दूसरा टॉपिक इसी प्रकार से नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो उसमें हम लोग बेसिकली रबर, कॉटन और जूट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहला हम लोग शुरू यहाँ पे कर लेते हैं अपना फूड क्रॉप्स के बारे में। फूड क्रॉप्स के बारे में शुरू करेंगे, उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा राइस के बारे में। राइस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला बात तो इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप है, मतलब कि कब से कब तक बता दीजिए जल्दी। खरीफ क्रॉप, हाँ, तो जून जुलाई में, जुलाई से अक्टूबर दिसंबर, जून जुलाई में लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं खरीफ क्रॉप। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन हमने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। यानी कि भारत में जो भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उनमें से अधिकतर लोगों को चावल पसंद है, इसीलिए कहा गया है इट इज़ द मेन फूड क्रॉप। सबसे पहला यदि कोई चीज़ इस्तेमाल किया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा, तो वो है आपका राइस, खाने के लिए, है ना। ऐसा कोई घर नहीं होगा भारत में जो कि चावल खाता ही ना हो, एक भी टाइम वो जरूर खाता ही खाता है ना। तो इसीलिए कहा गया है इट इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। तो भारत के अधिकतर लोगों का ये क्या है, मेन फूड क्रॉप है। कुछ खाए ना खाए, चावल तो उसको खाना ही खाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आवर कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद भारत सेकंड नंबर पे आता है चाइना राइस के प्रोडक्शन में। इसका मतलब ये भी आपसे यहाँ पे ये भी पूछ देगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चावल कौन उगाता है, चाइना उगाता है। हालांकि ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पे स्टेटमेंट जैसे स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसके तहत हम लोग बता ही सकते हैं। आफ्टर चाइना का दिया मतलब कि चाइना टॉप नंबर पे है राइस के मामले में और इंडिया आपका सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि चावल के खेती के लिए आपको जो है हाई टेम्परेचर चाहिए। कितना से कितना, मतलब कि 25 से ऊपर ही चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर होना चाहिए। एंड अ हाई ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। नमी मतलब पानी का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे देखिए विथ एनुअल रेनफॉल एबव 100 सेंटीमीटर, यानी कि आपके यहाँ पे यदि चावल का खेती हो रहा है और यदि आप चाहते हैं कि चावल का खेती अच्छी तरीके से हो तो उसको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दो। और आपके कंट्री में पूरे साल में लगभग कितना वर्षा होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या, 100 सेंटीमीटर ज़मीन से ऊंचा। पूरे साल का ये बात कर रहा है, एक दिन का बात नहीं कर रहा है ये, या फिर एक सीजन का बात नहीं कर रहा है, ये पूरे साल का बात कर रहा है। एनुअल रेनफॉल, एनुअल का मतलब क्या होता है, पूरा। एनुअली का मतलब क्या होता है, एक साल, है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि चावल की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और एक साल में आपके कंट्री में कम से कम जो है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो। ठीक है, तब जाके आपके यहाँ पे चावल की खेती अच्छी तरीके से हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। तो जहाँ पे कि रेनफॉल कम होता है, बरसात कम होता है, तो वहाँ पे भी चावल की खेती किया जाता है। लेकिन कैसे, मोटर के द्वारा पाइप जोड़ के पानी खेत में लाया जाता है, उसके बाद खेती किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बरसात नहीं है वहाँ पे चावल का खेती नहीं होगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, बरसात नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, मशीन से वहाँ पे पानी ला लो पाइपिंग के थ्रू, है ना। ये भी सिस्टम हमारा चलता है। आगे, राइस इज ग्रोन इन दी प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो चावल का खेती सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पे किया जाता है, देख लीजिए। नॉर्थ यानी कि नॉर्थ वाला हिस्सा, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन सारे जगहों पे आपका चावल का खेती ज़्यादा किया जाता है। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भी, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मतलब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, उत्तराखंड ले सकते हैं। उत्तराखंड थोड़ा सा ऊपर आ गया, ऊपर चला गया, नीचे आ जाइए। आप ले सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में आपका बिहार भी आ जाता है, हल्का फुल्का उसका रीजन, उत्तर प्रदेश का भी रीजन आ जाता है ना। बेसिकली ऐसे ऐसे रीजन में हमारा चावल का खेती ज़्यादा होता है। कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज मतलब जो कि आपके समुद्र के बगल बगल में एरिया है ना, वहाँ पे भी हमारा चावल का खेती ज़्यादा होता है। एंड डेल्टेक रीजन, डेल्टेक रीजन मतलब जहाँ, अच्छा डेल्टा क्या होता है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए, कोई नदी है, बिल्कुल अपना आराम से जा रहा है, लेकिन बीच में क्या आ गया, एक बड़ा सा लैंड आ गया। तो क्या उस लैंड को भी पार कर देगा पानी? नहीं, उस लैंड के बगल से होकर हमारा पानी गुजर जाएगा। तो उस लैंड जो, वो जो लैंड है पानी के बीच में जो हमारा रह गया, उसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा, डेल्टाइक रीजन कहते हैं बेसिकली, है ना। तो नदी के बीचों बीच जो आपका एक बहुत बड़ा लैंड पाया जाता है और उसके बगल बगल से जो आपका पानी गुजरता है, उसी लैंड को हम लोग कहते हैं डेल्टाइक रीजन। हालांकि उसको हम लोग कहते हैं डेल्टा, लेकिन उसको हम लोग कहना चाहेंगे तो कौन सा क्षेत्र कहेंगे, डेल्टाइक रीजन कहेंगे बेसिकली। ठीक है, तो इन सारे जगहों पे आपका चावल का खेती ज़्यादा होता है। द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, अब देख लीजिए आपने यहाँ पे बात किया था नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टाइक रीजन्स। डेल्टाइक रीजन्स को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और कोस्टल एरिया की हम लोग बात करें तो इसमें हमारा कौन कौन आ जाएगा, असम। आप जोड़ते भी चलिएगा, क्या ये इन तीनों में से कहीं पे लाई करता है, असम बिल्कुल लाई करता है। किधर, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपका असम पड़ता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल उधर ही है, उड़ीसा देख लो, उड़ीसा आपका ईस्ट साइड किधर पड़ता है, आपका कोस्टल एरिया में पड़ता है, उसके बगल से समुद्र हमारा गुजरता है। आंध्र प्रदेश उसके भी बगल में समुद्र है। तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार हमारा बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ था, यदि वो याद ना भी रहे तो बस आप स्टेट्स याद कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पे चावल का खेती सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बात चावल के बारे में, यानी कि राइस के बारे में। कोई समस्या है इसमें? बेसिकली इसमें समझना बहुत कम है, लेकिन आपको ध्यान में रखना
ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने अगले वाले क्लास में वीट के बारे में, यानी कि गेहूँ के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।